हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में आप लोग के एक सब्जेक्ट पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में 2020 इवेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल देन द सिस्टम इज कॉल्ड। यानी ये बोल रहा है कि वैसा सिस्टम जिसका आउटपुट इनपुट से इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर आप लोग को हो जाएगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। यानी क्लोज लूप में क्या होता है, फीडबैक देते हैं कहाँ से, आउटपुट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा कि आउटपुट जो है इंडिपेंडेंट है इनपुट सिग्नल से, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि ए क्लोज लूप सिस्टम बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम ड्यू टू, यानी बोल रहा है कि क्लोज लूप जो होता है ओपन लूप से किस तरह डिफरेंट होता है। तो आप जानते हैं कि ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, फीडबैक नहीं होता है, और क्लोज लूप में क्या होता है, फीडबैक होता है। तो इस तरह से आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फीडबैक। यानी ओपन लूप और क्लोज लूप में अगर डिफरेंट देखना है तो क्या देखेंगे, फीडबैक। अगर फीडबैक है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज लूप सिस्टम। अगर फीडबैक नहीं है तो क्या बोल देंगे, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, यानी हम लोग फीडबैक लगाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट को रिड्यूस करेगा। तो आप जानते हैं कि फीडबैक लगाते हैं जनरली अगर कुछ नहीं मॉडिफाई किया है, मतलब मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग जनरली निगेटिव फीडबैक मानेंगे। और जब निगेटिव फीडबैक मानेंगे तो निगेटिव फीडबैक के कारण क्या होता है, एरर भी कमता है, डिस्टर्बेंस भी कमता है, नॉइज भी कमता है। तो इस तरह से आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यानी फीडबैक इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग क्या होगा, सब चीज़ रिड्यूस होगा, एरर भी, डिस्टर्बेंस भी और नॉइज ऑफ द सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का आंसर तीसरा का क्या हो गया, डी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम, यानी ओपन लूप सिस्टम का क्या कौन सा एग्जाम्पल है। तो आप जानते हैं कि वार्ड लियोनार्ड ब्रेड टोस्टर और मेटाडाइन आप लोग के क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है। तो इस तरह से आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक अकेला सिस्टम है जो क्या है, ओपन लूप सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पाँचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन बोला है कि द आउटपुट ऑफ द सिग्नल इज फेड एट द इनपुट साइड थ्रू, मतलब क्या बोल रहा है कि आउटपुट जो सिग्नल का आउटपुट है वो इनपुट में हम लोग किसके थ्रू करेंगे। अगर बोलता क्या, यहाँ पे बोलता कि आउटपुट ऑफ द सिग्नल टेकन फ्रॉम, यानी कहाँ से लेंगे, तो टेक ऑफ पॉइंट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि किससे इनपुट में देंगे, तो यहाँ पे आप लोग के क्या हो जाएगा, समिंग पॉइंट। कहीं कहीं आप लोग के आंसर टेक ऑफ पॉइंट भी दे दिया है जो कि क्या है, गलत है। अगर यहाँ पे बोल देता कि आउटपुट ऑफ द सिग्नल फीडबैक टू एट द इनपुट फ्रॉम, यानी कहाँ से लेंगे, तब टेक अ पॉइंट आंसर होता। लेकिन यहाँ बोला है कुछ कि इनपुट कहाँ से देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समिंग पॉइंट। तो इस तरह से आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ना कि ए। कहीं कहीं आंसर आप लोग के सी दे दिया है लेकिन वो क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पाँचवा का आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन बोला है कि द एडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम, यानी ओपन लूप सिस्टम हम लोग के क्या एडवांटेज है। तो आप जानते हैं कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है। एक्यूरेट क्लोज लूप के कंपैरिजन में तो कम एक्यूरेट होता है, लेवल भी कम होता है। तो इस तरह से आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो आप लोग के आंसर हो जाएगा ए, यानी छठा के ए आंसर हो जाएगा, सिंपल एंड इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो छठा के ए आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ ऑफ टी अपॉन डी टी, यानी डी एफ ऑफ टी डी टी यानी डिफ्रेंसिएशन है। तो आप लोग पढ़े होंगे, फोर्थ में भी पढ़े होंगे और सिक्स में भी पढ़े होंगे कि कोई भी डिफ्रेंसिएशन है उसका लैप्लास क्या होता है, एस क्या होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। इसी तरह से चलते जाता है। अगर मान लीजिए कि डबल डिफ्रेंसिएशन रहता तो होता क्या, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस, ऐसे होता है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डबल डिफ्रेंसिएशन का। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल डिफ्रेंसिएशन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। सिंगल डिफ्रेंसिएशन है तो हो जाएगा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सेवेंथ का बी आंसर हो गया। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आठवां क्वेश्चन में बोला है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s²। तो 1/s², आप जानते हैं कि अगर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं,
टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आप लोग के क्या आता है 1/s² आता है। तो अगर 1/s² का लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो हम लोग के क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/s² के लैप्लास इन्वर्स करेंगे तो यहाँ से आप लोग के क्या आने वाला आंसर बी आने वाला है, यानी टी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये बोलता है कि द ट्रांसफर फंक्शन इज ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन, यानी बोलता है आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यानी कोई भी सिस्टम के अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट के निकाल दिए और लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट के निकाल दिए और दोनों का रेशियो कर दिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन हम लोग के निकल जाएगा। तो यही चीज़ बोला है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट इनपुट का तो होता है, लेकिन किस फॉर्म में, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, यानी आप लोग के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, यानी 9th का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 10th क्वेश्चन में बोला है कि 3 ब्लॉक्स with gain 5, 8 and 2 respectively are connected in series. The total gain of the arrangement, यानी अरेंजमेंट का टोटल गेन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर सीरीज में रहता है तो सारा गेन क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कि अगर इंडिविजुअल गेन कैस्केड में रहता है यानी सीरीज में रहता है तो इंडिविजुअल गेन क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40 दूनी 80। तो यहाँ से आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी होने वाला है। ठीक है, यानी अगर सीरीज में रहा और अलग अलग गेन दिया हुआ है तो उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग के क्या निकल जाएगा ओवरऑल गेन निकल जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो 10th का क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेकोमीटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, यानी टेकोमीटर क्या करता है। तो आप जानते हैं कि टेकोमीटर हम लोग क्या करते हैं स्पीड मेजर करने के लिए करते हैं, जैसे कोई भी मोटर है या उसका स्पीड मेजर करते हैं। तो टेकोमीटर क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को क्या मीटर में दर्शाता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टेकोमीटर क्या करता है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो 11th के क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर बी होने वाला है। ठीक है, यानी 11 के बी होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी 12वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन बोलता है कि when the damping factor of damping factor जीटा बराबर 1, यानी डैम्पिंग फैक्टर अगर 1 दिया है तो सिस्टम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर डैम्पिंग फैक्टर यानी जीटा अगर 0 से कम है तो उसको क्या 1 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे अंडर डैम्प्ड, अगर 1 के बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड, और 1 से ज़्यादा है तो ओवर डैम्प्ड, और अगर जीटा 0 होता है तो उसको अनडैम्प्ड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जीटा बराबर 1 है, तो जीटा बराबर 1 है मतलब कौन सा क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 13वां क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 13वां क्वेश्चन बोला है कि रूट लोकस इज यूज्ड टू कैलकुलेट, यानी रूट लोकस किसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो आप लोग रूट लोकस पढ़े होंगे उसका डायग्राम बनाए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे क्या कि रूट लोकस को हम लोग क्या रिलेटिव स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। हम लोग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इससे फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं किसे रूट लोकस से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन बोलता है कि ए सिग्नल विच वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 0 टू अनदर लेवल ए, यानी कोई भी सिग्नल है जो क्या कर रहा है 0 से अनदर लेवल ए तक क्या कर दे रहा है ये चेंज हो जा रहा है विथ निग्लिजिबल टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे स्टेप सिग्नल। अगर यही चीज़ बोल देता क्वेश्चन में कि ये सिग्नल वी चेंजेज 0 टू इनफाइनाइट वैल्यू, यानी अगर इनफाइनाइट तक बोल देता तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या हो जाता इम्पल्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 0 से कहाँ ए तक, यानी कोई डिफिनिट मान तक अगर चेंज हो रहा है निग्लिजिबल टाइम में तो उसको क्या बोलेंगे स्टेप सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, अगर यही चीज़ क्या बोल देता कि 0 से इनफाइनाइट तक चेंज कर रहा है निग्लिजिबल टाइम में तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या हो जाता है इम्पल्स फंक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 0 से ए लेवल तक अगर शिफ्ट करेगा निग्लिजिबल टाइम में तो यहाँ आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा स्टेप सिग्नल। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि
अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, यानी 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन बोलता है कि इन टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसको क्या बोलेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर 50% जाने में जो टाइम लेता है उसको क्या बोला जाता है, डिले टाइम। 90% जाने में जो टाइम लेता है उसको क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग के डिले टाइम आंसर हो जाएगा, यानी 50% पहुँचने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोला जाता है, डिले टाइम बोला जाता है, ठीक है। तो 15 के आंसर आप लोग के बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 16वां क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 16वां क्वेश्चन में देखिए, if a system has multiple pole on the imaginary axis, then system ही देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी सिस्टम है उसका क्या है, मल्टीपल पोल कहाँ है, इमेजिनरी एक्सिस। मल्टीपल पोल कहने का मतलब क्या है कि पोल है इमेजिनरी एक्सिस पर लेकिन अलग अलग जगह है, तो अलग अलग जगह है, तो यहाँ पे हम लोग के सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनल अनस्टेबल। लेकिन यहीं पे बोल देता कि कोई भी सिस्टम है उसका रिपीटेड पोल, यानी रिपीटेड पोल कहने का मतलब क्या है, रिपीटेड पोल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ एक पोल है और यहीं पे दूसरा पोल भी लाइज कर रहा है, मतलब क्या हो गया, एक ही पर दो पोल है, यानी रिपीटेड पोल है। अगर रिपीटेड पोल बोल देता तो इसका आंसर अनस्टेबल होने वाला है था, लेकिन यहाँ पे बोला है मल्टीपल पोल, नहीं बोला है रिपीटेड पोल। रिपीटेड पोल नहीं बोला है मतलब एक पोल यहाँ हो सकता है, एक पोल यहाँ हो सकता है, एक पोल यहाँ हो सकता है, यानी अलग अलग जगह पर है। मल्टीपल पोल है लेकिन अलग अलग जगह पर है, तो यहाँ पे आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल। लेकिन यही क्या बोलता, रिपीटेड पोल ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, यानी इमेजिनरी एक्सिस पर एक ही जगह दो पोल लाइज कर रहा है, तो क्या हो जाता, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पोल बोला है तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि अनस्टेबल आंसर देता है, जो कि क्या है, गलत है। रिपीटेड पोल बोलता, अगर रिपीटेड पोल बोलता तब अनस्टेबल होता, तो यहाँ पे अनस्टेबल नहीं होकर के क्या होगा आप लोग का आंसर, तो आप लोग का आंसर होने वाला है मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब। चलिए अब हम लोग 17 क्वेश्चन यानी 17वां क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 17वां क्वेश्चन में है कि ए ग्राफ ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग जब पढ़े होंगे क्या, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट में पढ़े होंगे, पोलर प्लॉट ये सब। तो वहाँ पे आप लोग क्या, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर आप क्या बोल देता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट बोला जाता है, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन में बोला है कि नाइक्विस्ट प्लॉट इंटरसेक्ट एट द रियल एक्सिस एट ए बराबर -2 गेन मार्जिन। तो आप जानते हैं गेन मार्जिन किस पे निकालते हैं, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो जब गेन मार्जिन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर निकालते हैं तो ये टच कितना पे कर रहा है, देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -90 होता है, यहाँ पे -180 होता है, और यहाँ पे क्या -270 होता है, ठीक है। कितना होता है, तो यहाँ पे होता है -270 होता है, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कोची कि यहाँ पे टच कर रहा है -2 पे, तो जब यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे कोची फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। चूँकि 180 को टच करता है, उसको 180 को टच करता है यानी इंटरसेक्ट करता है, तो उसको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो हम लोग गेन मार्जिन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर ही निकालते हैं, यानी यहाँ से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 दिया है, तो हम लोग गेन मार्जिन बराबर क्या जानते हैं, तो गेन मार्जिन बराबर जानते हैं 1 मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड जो भी रहे मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2 दिया है। क्यों 2 दिया है, क्योंकि 2 इसलिए दिया है क्योंकि रियल एक्सिस को टच कर रहा है, यानी रियल एक्सिस का है तो -2 पर, -2 मतलब यहाँ मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड 2 दिया है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/-2 का मोड। तो 1/-2 का मोड करेंगे, 1/-2 का मोड करेंगे तो हम लोग के आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग के क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 18 का क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट द स्टेट मॉडल, यानी स्टेट मॉडल में कौन कौन से होता है। तो आप स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़े होंगे, तो वहाँ पे देखो होंगे कि 2 तरह से हम लोग इक्वेशन रहता है वहाँ पे, एक स्टेट इक्वेशन होता है और एक आउटपुट इक्वेशन होता है। तो यहाँ से आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी बोथ बी एंड सी। यानी हम लोग स्टेट मॉडल देखते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के इक्वेशन हम लोग के रहता है, एक स्टेट इक्वेशन रहता है और एक क्या रहता है, आउटपुट इक्वेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 19वां के सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बोला है
कि टू स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एसी सर्वो मोटर आर ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल डिग्री अपार्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो हम लोग सर्वो मोटर देखते हैं एसी सर्वो मोटर, तो आप देखे होंगे कि एसी सर्वो मोटर में क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री अपार्ट रखते हैं, यानी 90 डिग्री पे क्या रखते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल डिग्री, ताकि वहाँ से क्या हो आसानी से हम लोग के टॉर्क लगे। अगर यही चीज़ को जैसे मान लीजिए 3 फेज मोटर रहता था तो वहाँ पे हम लोग क्या 120 यानी 120 डिग्री पर डिस्प्लेस करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 180 कर देंगे, अगर मान लीजिए 2 फेज है तो अगर 180 कर देंगे तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या सर्वो मोटर में हम लोग बाइंडिंग क्या रखते हैं, इस तरह से रोटर यहाँ पे रहता है और हम लोग बाइंडिंग क्या 90 डिग्री पर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग के क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2020 के जो इवेंट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोग क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोग के समझे होंगे कि सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप लोग कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए ये सब सारा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, पिछले बार तो इतना लैप्लास ट्रांसफॉर्म से पूछ दिया था। आप लोग अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म खाली कर लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, सारा देख लीजिए, ये सब क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।